हेलो इंडिया, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। चलिए हेलो इंडिया की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि अमेरिका से आ रही है। आपको बता दें कि अमेरिका में टेक्सास में अमेरिका के स्कूल में परिसर में एक गोली चली है और गोली लगने से एक छात्र की मौत की खबर सामने आ रही है। जी हां, अहम खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। गोलीबारी की खबर एक बार फिर से अमेरिका से सामने आई है और इस बार स्कूल के परिसर में गोली चली है और गोली लगने से एक छात्र की मौत की खबर है। गोलीबारी में दूसरा छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने शक के आधार पर संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है। तो अमेरिका से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आए दिन अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं आती रहती हैं। पुलिस ने शक के आधार पर एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है। अर्लिंगटन के टेक्सास में स्कूल परिसर में यह गोली चल गई और बहुत बड़ा मुद्दा अमेरिका में यह है कि आखिर जो स्कूली छात्र हैं वो गन कल्चर जो है बहुत ज्यादा प्रमोट हो रहा है, जिसकी वजह से कई बार गोलीबारी की घटनाएं सामने आती हैं। गोलीबारी में दूसरा छात्र जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शक के आधार पर संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम आवास पर गुजरात के सभी सांसदों की बैठक होगी। आज शाम 6:30 बजे यह अहम बैठक होने वाली है और बैठक में कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम आवास पर गुजरात के सभी सांसदों की बैठक होने जा रही है। शाम 6:30 बजे बैठक होगी और इस बैठक में कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। बिल्कुल, तो दरअसल आपको बता दें कि मिशन 2024 पर सबका फोकस है और मिशन 2024 को लेकर ये बैठक बुलाई है और आज शाम 6:30 बजे पीएम आवास में गुजरात में सभी सांसदों की पीएम मोदी के साथ जो है वो बैठक होनी है और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सीआर पाटिल भी मौजूद रहेंगे। जी हां, कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक बुलाई गई है। तो मिशन 2024 पर पूरी तरीके से बीजेपी का फोकस है और पीएम आवास पर आज गुजरात के सांसदों की बैठक बुलाई गई है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे, जेपी नड्डा शामिल होंगे, साथ ही साथ सीआर पाटिल भी इसमें शामिल होंगे। तो कई जो दिग्गज नेता हैं वो इस बैठक में शामिल रहेंगे। बिल्कुल, तो खासी अहम बैठक है। देखना होगा कि 6:30 बजे के बाद जब ये बैठक होगी और गुजरात के तमाम सांसद आके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे बैठक में, तो देखना होगा कि उसके बाद किस रणनीति के साथ आगे जो है बढ़ा जाएगा या फिर कौन से दिशा निर्देश जो है वो तमाम सांसदों को दिए जाएंगे पीएम की तरफ से, या फिर 2024 के लिए जीत का मंत्र क्या दिया जाएगा, वो बैठक के बाद तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी। जी हाँ, चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। शराब नीति केस में सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सिसोदिया की कस्टडी 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शराब नीति घोटाला मामले से ये बड़ी खबर है। शराब नीति केस में सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। किस तरीके से बढ़ी हैं? 14 दिन के लिए कस्टडी जो है मनीष सिसोदिया की बढ़ गई है, यानी कि लगातार आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती भी जा रही है। बिल्कुल, 20 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की पेशी हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मनीष सिसोदिया को पेश किया गया और शराब नीति केस में सीबीआई और ईडी से इस कदर घिरे हुए हैं कि उन्हें न्यायिक हिरासत से राहत जो है वो नहीं मिल रही है। 20 मार्च को फिर उनकी कस्टडी की अवधि को बढ़ा दिया गया। दरअसल सीबीआई केस में न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर 20 मार्च को मनीष सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान दिल्ली कोर्ट में मनीष सिसोदिया की कस्टडी को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। अब वो 3 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। सीबीआई का कहना है कि जांच अभी जारी है और अहम मोड़ पर। और इस दौरान स्पेशल जज एमके नागपाल ने 3 अप्रैल तक कस्टडी बढ़ाने की बात पर कहा कि सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई 21 मार्च यानी कि आज होगी। तो वहीं कोर्ट में मनीष सिसोदिया ने कहा कि पूछताछ के दौरान उनसे सिर्फ पिछले 7 दिनों से आधा घंटा ही पूछताछ हुई है। तो चलिए आपको बताते हैं शराब नीति केस में क्या क्या हुआ है, किस तरीके से मनीष सिसोदिया की जो कस्टडी है वो बढ़ गई है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। शराब नीति केस में सिसोदिया की कस्टडी 14 दिन बढ़ गई है। 3 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे मनीष सिसोदिया। और इस बीच आपको बता दें कि सिसोदिया बोले कि कस्टडी में रखने का कोई भी उन्हें फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि वो लगातार ये कहना उनसे महज सिर्फ आधे घंटे जो है वो पूछताछ हो रही है और एक ही सवाल पर बार बार फोकस किया जा रहा है। कोर्ट जमानत पर आज उनकी सुनवाई करेगा, यानी आज के दिन कह सकते हैं रवीश के मनीष सिसोदिया के लिए खास है, अहम है। जी हाँ, बिल्कुल। 20 मार्च को सिसोदिया ने कोर्ट में अपनी बात रखी थी। तो तमाम जो बातें हैं, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि मुझसे बार बार एक ही सवाल पूछा जा रहा है जिसका मैं कितनी बार जवाब दूंगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कोर्ट में कि उनको शारीरिक तौर पर प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है, लेकिन मानसिक प्रताड़ना उनको झेलनी पड़ रही है। लेकिन 14 दिनों तक उनकी कस्टडी बढ़ गई है। सीबीआई के बाद ईडी का शिकंजा भी जो है उन पर कसता जा रहा है। और एक और अहम खबर बता दें आपको, दिल्ली से ही है ये अहम खबर, क्योंकि दिल्ली सरकार के बजट पर रोक जो है वो लग गई है। जी हाँ, आज विधानसभा में दरअसल बजट जो है वो पेश होना था 2023 और 24 का, लेकिन फिलहाल दिल्ली सरकार के बजट पर रोक लग गई है।
केंद्र ने दिल्ली सरकार के बजट को मंजूरी नहीं दी है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य के मुद्दों पर ध्यान कम है। बजट में एडवर्टाइजमेंट पर ज्यादा फोकस है, ये कहा जा रहा है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के 2023 और 24 के बजट पर रोक लगा दी है, जिसे 21 मार्च यानी कि आज विधानसभा में पेश किया जाना था। दिल्ली सरकार की माने तो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से अब तक बजट को अप्रूवल जो है वो नहीं मिला है। दिल्ली के बजट को केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी होती है, उसके बाद उसे सदन में पेश किया जाता है। जानकारी के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा दिल्ली सरकार ने विज्ञापन पर खर्च का बजट भेजा था। इस पर गृह मंत्रालय ने नोटिस देकर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन अब तक दिल्ली सरकार ने जवाब नहीं दिया है। और यही वजह है कि गृह मंत्रालय ने बजट को रोक दिया है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के बजट को अब तक अनुमति इसलिए नहीं दी क्योंकि जो बजट दिल्ली सरकार ने बनाकर भेजा था उससे केंद्र सरकार संतुष्ट नहीं थी। केंद्र सरकार की जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार के प्रस्तावित बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर कम ध्यान दिया गया था। दिल्ली सरकार के बजट में एडवर्टीजमेंट पर ज्यादा फोकस था, इसलिए बोला गया था कि दोबारा बजट में सुधार करके भेजे, लेकिन दिल्ली सरकार ने अब तक सुधार करके बजट को नहीं भेजा है। बता दें कि दिल्ली का बजट सत्र 17 मार्च से शुरू हुआ था, वहीं दिल्ली का बजट 21 मार्च को पेश होना था, लेकिन अब केजरीवाल सरकार के दावे के मुताबिक बजट पेश नहीं हो पाएगा। तो 21 मार्च यानी कि आज का दिन आज दिल्ली का बजट जो है मंत्री कैलाश गहलोत पेश करने वाले थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया कि बजट उनका रोका गया है। तो दिल्ली का जो बजट है वो आज पेश नहीं होगा। जैसा कि हमने बताया कि गृह मंत्रालय का कहना है कि इसमें एडवर्टीजमेंट के लिए ज्यादा बजट प्रपोज किया गया है और ऐसे में वो चाहते हैं कि इसमें बदलाव हो, लेकिन आम आदमी पार्टी अभी उस पर टाइम ले रही है, इसलिए आज जो बजट पेश होना था वो नहीं होगा। तो आज नहीं पेश होगा दिल्ली सरकार का बजट। 21 मार्च यानी आज विधानसभा में बजट पेश होना था और जैसा कि हमने आपको बताया कि गृह मंत्रालय का साफ तौर पर यह कहना है कि इसमें एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा ज्यादा है। बिल्कुल, दरअसल केजरीवाल सरकार के बजट पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है और दिल्ली सरकार के बजट से केंद्र जो है वो संतुष्ट नहीं है। अंदर की खबरें ये निकल कर आ रही हैं और जैसे कि अभी रवीश ने बताया कि जो हवाला दिया जा रहा है वो ये कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य के मुद्दों पर ध्यान जो था वो कम दिया गया था। जी हाँ, बजट में एडवर्टीजमेंट पर ज्यादा फोकस था, तो साफ तौर पर केंद्र सरकार का यह कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं पे ज्यादा बजट होना चाहिए था, वो ऐसा इसमें नहीं था। एडवर्टीजमेंट का खर्चा ज्यादा था। सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र जो है हमें बजट पास करने की मंजूरी नहीं दे रहा है, बजट को पेश करने की मंजूरी नहीं दे रहा है, बल्कि उसमें अड़ंगे लगा रहा है। तो तमाम आरोप जो है वो अरविंद केजरीवाल ने लगाए। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और अहम खबर आप तक पहुंचाते और बात करेंगे अब अमृतपाल सिंह की, क्योंकि अमृतपाल सिंह के संगठन वारिस पंजाब देश संगठन पर प्रदेश पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और अब खबर यह भी है कि किसी भी वक्त अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है। जी हां, इसी बीच राज्य की सुरक्षा के लिए इंटरनेट सेवा पहले रविवार दोपहर 12 बजे तक के लिए बंद की गई थी, अब उसे 20 और 21 मार्च को दोपहर 12 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया। यानी अब प्रदेश में 20 और 21 मार्च को दोपहर 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, यानी कि आज 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी पंजाब में। बिल्कुल, और इंटरनेट बंद करने का यह फैसला पंजाब सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से लिया गया है। गृह विभाग और न्याय विभाग की तरफ से 20 मार्च को जारी किए गए आदेश अनुसार यह निर्देश दिया जाता है कि सभी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 2G, 3G, 4G, 5G सभी SMS सेवाएं, बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर और मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली वॉइस कॉल के अलावा सभी डोंगल सेवाएं पंजाब में 20 मार्च दोपहर 12 बजे से 21 मार्च दोपहर 12 बजे तक, यानी कि आज दोपहर 12 बजे तक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के हित में किसी भी तरह की हिंसा को रोकने, शांति और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए निलंबित कर दी जाए। दरअसल पंजाब पुलिस वारिस पंजाब देश संगठन के लोगों की लगातार गिरफ्तारी कर रही है। 19 मार्च को पूरे पंजाब में 34 और गिरफ्तारियां की गई। वहीं अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर किसी भी घटना से निपटने के लिए पूरे पंजाब में पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने प्रदेश के लोगों से पाकिस्तान से सोशल मीडिया के जरिए भेजी जा रही झूठी जानकारियों पर यकीन न करने की भी अपील की है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 21 मार्च यानी आज के दिन 12 बजे तक पंजाब में इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो बाधित रहेंगी। हालांकि मोबाइल रिचार्ज किया जा सकता है, जो बैंकिंग के जो SMS है वो आ सकते हैं, लेकिन कोई दुर्घटना ना हो, कोई अफवाह ना फैलाई जाए, इसके एहतियातन पंजाब पुलिस जो है लगातार निर्देश जारी कर रही है और आज भी 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बाधित रहेंगी। और बड़ी खबर आपको यह भी बता रहे हैं कि अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें लगातार तेज हैं, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है।
बिल्कुल, तो अमृतपाल सिंह पर पंजाब पुलिस का एक्शन जो है वो तेजी से नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक अमृतपाल सिंह कहाँ है और किस जगह पर है, ये अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं हुई है। और कहा यह जा रहा है, कुछ लोग ऐसे भी हैं, सोशल मीडिया पर भी हमने देखा कि कल काफी ट्रेंड चल रहा था रवीश की भगोड़ा घोषित कर दिया जाए अमृतपाल सिंह को। लेकिन फिलहाल अहम खबर यह है कि अमृतपाल सिंह की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद हालात जो है पंजाब में काबू में रहे, हालात ना बिगड़े, उसके मद्देनजर फिलहाल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। तो अमृतपाल का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, लेकिन अब आतंक कथा भी अमृतपाल की जान लीजिए। 2021 में अमृतपाल दुबई से भारत लौटा था। जी हां, 2021 वो तारीख यानी अब से 2 साल पहले। और आईएसआई और खालिस्तान समर्थकों के इशारे पर दुबई से वो भारत आया था। अंदर की जानकारी ये मिल रही है रवीश। जी हां, लगातार आरोप है अमृतपाल सिंह के ऊपर कि आईएसआई और खालिस्तान जो समर्थक हैं वो फंडिंग करते हैं। उनकी सुरक्षा एजेंसियों ने जो तैयार किए इनपुट डोजियर में ये दावा किया गया, एक डोजियर बनाया जाता है, एक डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, उसमें दावा किया गया कि आईएसआई और खालिस्तान जो समर्थक है उनसे अमृतपाल सिंह के संगठन की फंडिंग होती थी। यूएई में आईएसआई से बने अमृतपाल के संबंध जब ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में था, दुबई में था, वहां पर इसके संबंध बने थे आईएसआई से। ये इसके ऊपर आरोप है। अमृतपाल के फाइनेंसर कलसी को विदेशों से 35 करोड़ रुपए का फंड मिला था और कलसी की गिरफ्तारी हो चुकी है। बिल्कुल, और अब इंतजार है अमृतपाल का, और साथ ही साथ उसके फोन से पाकिस्तान में भी बात हुई थी। यह भी अहम जानकारी जो है निकल कर आई है, क्योंकि लगातार पुलिस जो है वो सारे कनेक्शन खंगाल रही है यहाँ पर। और उसके फोन से किस तरीके से पाकिस्तान से बात हुई, पुलिस मोबाइल की जांच जो है फिलहाल कर रही है कि खाली पाकिस्तान से ही बात हो रही थी या फिर किसी और के भी संपर्क में अमृतपाल था। क्योंकि पुलिस लगातार अब मोबाइल के आधार पर, कॉल्स के आधार पर, डिटेल्स के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। दीप सिंह की मौत के बाद वारिस पंजाब डे का प्रमुख बन गया था अमृतपाल, और उसके बाद ये यहाँ था भी नहीं। लेकिन 2021 में साजिश रईस को भारत बुलाया गया। इंटरनेट के जरिए लोगों को लगातार ये संगठन में जोड़ रहा था। मतलब बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर लीजिए या फिर आप किसी और ग्रुप की बात कर लीजिए, इंटरनेट का एक ऐसा माध्यम था जिसके जरिए लगातार अपने काफिले में लोगों का इजाफा करता जा रहा था। आरोप यह भी कि नशा मुक्ति केंद्रों में ह्यूमन बॉम्ब तैयार कर रहा था और उसने कई ह्यूमन बॉम्ब जो थे वो तैयार किए थे। मानव बम बनने के लिए युवाओं का ब्रेन वॉश किया, ये आरोप है अमृतपाल सिंह के ऊपर। जब ये आया, वारिस पंजाब का प्रमुख बना, उसने ये सारे काम करने शुरू कर दिए। मानव बम बनने के लिए युवाओं को ब्रेन वॉश करता था। नशा मुक्ति केंद्रों और गुरुद्वारों का इस्तेमाल हथियार जमा करने के लिए भी इसने किया। तो एक बड़ा आरोप यह भी है अमृतपाल सिंह के ऊपर कि जो नशा मुक्ति केंद्र थे उनका इस्तेमाल कर रहा था, ये वहां पर ब्रेन वॉश कर रहा था युवाओं का। युवकों को बहला फुसलाकर गन कल्चर की ओर भी अमृतपाल सिंह ने धकेला। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो अमृतपाल सिंह के समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 9 हथियार भी जब्त किए हैं। बिल्कुल, तो आपने पूरी आतंकगाथा जो थी वो जानी अमृतपाल की, और अब ऐसे में यही जो खबर है ये कि कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं दिल्ली में बदले मौसम के मिजाज की। जी हां, दिल्ली में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। जगह जगह जलभराव जो है वो मुसीबत का सबब बना हुआ है। जलभराव से यातायात भी प्रभावित हो गया है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है, तो कह सकते हैं कि मौसम बदला है, मौसम का जो मिजाज है वो बदला है, खुशनुमा मौसम हो गया। गर्मी से निजात मिली है लोगों को, लेकिन जलभराव से यातायात भी बुरी तरीके से प्रभावित हो गया, क्योंकि दिल्ली में कई जगहों पर यह देखा गया कि जल जमाव की स्थिति जो थी वो वहां पे उत्पन्न हो गई, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो दिल्ली में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति जो है वो पैदा हो गई। बिल्कुल, तो फिलहाल जो मौसम है वो ये मौसम खुशगवार है, कुछ लोगों के लिए राहत लेकर आता है, लेकिन वही ये मौसम कुछ लोगों के लिए मुसीबत का सबब भी बन जाता है। और यही वजह है कि देखिए बारिश हो रही है, अच्छा लग रहा है कि तापमान में गिरावट है, और हम मार्च के महीने में भी, मिड मार्च में भी हम सर्दी का एहसास कर पा रहे हैं। फरवरी जनवरी का मौसम जो है रविश बाहर लग रहा है, लेकिन यही मौसम जो है कई लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है, कई लोगों को काफी दिक्कत आती है। उसके पीछे वजह ये होती है कि बारिश तो हो जाती है, लेकिन जो हमारा प्रशासन है या हमारी जो एमसीडी है वो हमेशा दावे बहुत ज्यादा करती है, लेकिन हल्की सी भी बारिश अगर होती है तो दिल्ली की सड़कों में पोल खुलकर रह जाती है, क्योंकि जगह जगह पर जल भराव की स्थिति हो जाती है। पानी की निकासी सबसे बड़ी समस्या है दिल्ली के अंदर। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी की निकासी है ही नहीं, और यही वजह है कि हल्की सी बारिश में भी सड़कें जो है वो जलमग्न हो जाती हैं, जिसकी वजह से जल भराव की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ निधि, खासकर अंडरपास जहां पे होता है वहां पे तो बहुत ज्यादा जल भराव हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। ऐसे में गुजरात में एक ही हफ्ते में 250% केस जो हैं कोरोना के बढ़ गए हैं। अहमदाबाद के 16 सिविल अस्पताल में दवाइयों के लिए मरीजों का तांता लगा हुआ है। आपको बता दें कि न्यूज इंडिया से बातचीत करते हुए मरीज जो है वो लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की मार्गदर्शिका का पालन करते तो हम सुरक्षित रहते।
देश भर में 4 महीने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोरोना संक्रमण की तादाद जो है वो 1000 के पार कर गई है। केंद्र सरकार ने या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिस 6 राज्यों को सतर्कता बरतने की हिदायत दी है उसमें गुजरात भी है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला समेत राज्यों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये अलर्ट दिया है कि सतर्कता बरतें। गुजरात में जिस तरह से कोरोना के आंकड़े 700 के पार चले गए हैं वो एक चिंता का विषय जरूर है, साथ ही जनता के लिए अपने आप में एक चिंतन का भी विषय है। हमारे साथ 16 सिविल के डॉक्टर हैं मिस्टर M.A. कुरैशी। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और जिस तरह से गुजरात में अभी दोहरा मौसम चल रहा है, दनादन बारिश हो रही है, ओले भी गिर रहे हैं, ये आने वाले दिनों में किस तरह की स्थिति पैदा कर सकता है। कुरैशी साहब, स्वागत है न्यूज़ इंडिया में आपका। किस तरह की स्थिति फिलहाल बनी हुई है और आने वाले दिनों में जो दोहरा मौसम चल रहा है उससे संक्रमण किस तरह से बढ़ सकता है, कोरोना हो या H3N2? जी, GMERS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की ओर से मैं मुजम्मिल कुरैशी एज असिस्टेंट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर काम कर रहा हूँ। जिस तरह के अभी के हालात जो देख रहे हैं उसको देखते हुए काफ़ी दोहरा अभी सीज़न चल रहा है और उसी में ज़्यादातर जो पेशेंट्स हमारे यहाँ पर जो आ रहे हैं वो सर्दी, खांसी, बुखार एवं बॉडी एक वगैरह के ज़्यादातर पेशेंट्स अभी रहते हैं। तो मेरी एक्सपर्ट्स जो कहते हैं उनके अनुसार जो जितने भी पेशेंट्स हैं जिनको सर्दी, खांसी, बुखार रहता है तो उनको भीड़ भाड़ वाले जितने भी जगह हैं वहाँ से आपको दूर रहना चाहिए और जो भी हमारे भारत सरकार श्री की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना चाहिए। मास्क ज़रूर लगाएं और ख़ास करके बार बार जो हाथ धोना है उसे ज़रूर हमें करना है क्योंकि ये एक सावधानी का सबब है। अल्टीमेटली हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे सिर्फ हमको सावधानी रखनी है। कैमरा पर्सन जशवंत के साथ मेहुल झाला, न्यूज़ इंडिया, 16 सिविल अस्पताल, अहमदाबाद। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे निम्स यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर पंकज सिंह की। डॉक्टर पंकज सिंह ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर स्वावलंबन केंद्र खोला है और महिलाओं को रोजगार मिले, इसलिए उन्होंने जयपुर के जाहुता गांव से इसकी शुरुआत की है। ग्रामीण महिलाएं हर दिन आकर सिलाई का काम करेंगी और उन्हें उनके काम के मुताबिक भुगतान भी किया जाएगा। इतना ही नहीं, यहां से बने हुए प्रोडक्ट्स का दिल्ली के एक बड़े निर्यात संस्थान के माध्यम से विदेशों में भी निर्यात किया जाएगा। और साथ ही आपको बताएं कि डॉक्टर पंकज सिंह फाउंडेशन जल्द ही ग्राम पंचायत जहोता को एक मॉडल हेरिटेज विलेज के रूप में विकसित करेगी, जहां पर बाहर के विदेशी और स्वदेशी पर्यटक आकर घरों में बनाए हुए पेइंग गेस्ट हाउस में रुककर राजस्थानी संस्कृति का अनुभव कर सकेंगे। इस योजना से घर घर में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आपको बता दें कि डॉक्टर पंकज सिंह ने दिल्ली के एक बड़े कपड़ा व्यापारी से महिलाओं का संपर्क भी कराया। वहीं शुरुआत में ही करीब 10 लाख का ऑर्डर महिलाओं को मिल चुका है। बता दें कि डॉक्टर पंकज सिंह का सपना है कि पूरे जयपुर में करीब 100 से ज्यादा स्वावलंबन केंद्र बनाए जाएं। और इसके पीछे मकसद यही है कि ग्रामीण क्षेत्र जो है, ग्रामीण क्षेत्र में घर घर तक महिलाओं को रोजगार जो है वो मिल सके। वहाँ के जो सरपंच है राठौर साहब, उनसे मेरी बात हुई, उनसे मुलाकात हुई मेरी, श्याम जी राठौर से। बड़े अच्छे इंसान हैं और उन्होंने मुझे आग्रह किया कि जो गांव है, गांव में महिलाएं जो हैं खास तौर पे चाहती हैं कि उनको कुछ ऐसी चीज़ दी जाए जो कि उनके लिए काम आ सके और आगे वो स्वावलंबी बन सके। और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि जो है हमें सिलाई मशीन देनी चाहिए। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि मुझे जो है एक बार देखना है चल के कि वो सिलाई मशीनें कहाँ हैं, क्या हो रहा है उनका। तो जब मैं गया उन महिलाओं के घर पे तो मैंने देखा कि ज़्यादातर सिलाई मशीनें धूल खा रही हैं या तो उन पे कपड़े सूख रहे हैं या वो जो है कार्य में नहीं आ रही हैं। तो मुझे ये समझ में आ गया कि खाली सिलाई मशीन देने से जो है किसी भी महिला समाज का उत्थान नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि सिलाई मशीन भी दी जाए और साथ साथ महिलाओं को स्वावलंबन भी मिले। तो इसके चलते मैंने श्याम जी राठौर से बैठ के एक परियोजना बनाई और उस योजना के तहत हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग जो जाहुता पंचायत है उसके पंचायत भवन में एक महिला स्वावलंबन केंद्र का निर्माण करेंगे। उस केंद्र के अंदर अलग क्या चीज होगी? अलग ये होगा कि मशीनें जो होंगी, सिलाई मशीनें जो हम देंगे, उन सिलाई मशीनों का जो मालिकाना हक होगा वो जाहुता ग्राम पंचायत के पास होगा और गांव की जितनी महिलाएं जो होंगी वो जितना अपना समय कमिट कर पाएंगी उसके हिसाब से वो लोग वहां पे आएंगे।
तो एक केंद्र होगा, उस केंद्र में सभी महिलाएं गांव से वहां तक चल के आएंगी और हमने वहां पे एक बायोमेट्रिक मशीन का भी प्रावधान किया है, जिसमें कि महिलाएं जो 2 घंटे काम करना चाहें, वो 6 घंटे काम करना चाहें या ज्यादा करना चाहें, लेकिन जितना भी काम करें वो उनकी एक अकाउंटेबिलिटी रहे। तो उनको जो पेमेंट होगा वो 2 तरीके से होगा। एक तो जो है उनका पेमेंट उनके जितने घंटे वो काम करेंगे उसके हिसाब से होगा, लेकिन साथ साथ उनकी जो एक उत्पादकता है, उनका कार्य भी देखा जाएगा कि कितनी महिला, कौन महिला कितने जो है कपड़े बना सकती है। तो अभी हमारे पास जो है, जैसे कि राकेश जी ने बताया कि लगभग 10 लाख कुर्तियों का एक ऑर्डर हमें मिल चुका है, जो ऑर्डर जो है बांग्लादेश और कई अलग अन्य कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट के लिए जो कुर्तियां जाएंगी उसका ऑर्डर है। चलिए, तो बहुत एक सार्थक पहल है और जिससे जो महिलाएं हैं जो कि गांव में काम कर रही हैं उनको एक अच्छा रोजगार इससे मिल जाएगा। पढ़ते हैं आगे। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को धमकी देने का मामला सामने आया है, जिससे प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। इस मामले में अनिक्षा जयसिंघानी को गिरफ्तार किया गया था और आपको बता दें कि उसके बाद मुंबई पुलिस ने आरोपी महिला अनिक्षा के पिता अनिल को भी गिरफ्तार किया है और अनिल देश का टॉप क्रिकेट बुकी है, जिसके खिलाफ देश के कई राज्यों में 17 से भी ज्यादा एफआईआर दर्ज है। आपको बता दें कि अनिल जयसिंघानी पिछले 5 सालों से भी ज्यादा वक्त से भगोड़ा था, लेकिन अमृता फडणवीस को ब्लैकमेल करने के मामले में मुंबई पुलिस हरकत में आई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसका पुलिस ने तांत्रिक एनालिसिस किया, बहुत ही उच्च दर्जे का तांत्रिक एनालिसिस, डेटा एनालिसिस करने के बाद में ये उनका हम लोकेशन ढूंढ पाए। और जो आप डॉजिंग की बात कर रहे थे, इनको पुलिस के साथ में किस टाइप से फंसाया जा सकता है, उनको गुंगारा दे सकते हैं, उनके बारे में उनको बहुत सारी जानकारी है। तो वो जैसे पुलिस आती थी उसके पहले वो निकल जाती थी। और चलिए बढ़ते आगे, बात राजस्थान के नागौर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक की नाक काट दी गई। इस मामले के सामने आते ही पुलिस भी सक्रिय हो गई है और नागौर एसपी राममूर्ति जोशी के निर्देश पर आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक एक युवती को भगाकर ले गया था। इसी से नाराज होकर 4 भाइयों और पिता ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। बता दें कि लड़की के परिवार वालों ने पहले युवक का अपहरण किया और फिर इसके बाद युवक की नाक काटकर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बात यूपी की करते हैं। यूपी के हाथरस जिले में हुई बेमौसम बरसात और ओलों ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बारिश के साथ पड़ने वाले ओलों ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। किसानों का यह कहना है कि गेहूं और सरसों की जो उनकी फसल थी, उस फसल में कम से कम 25 से 50% का नुकसान हुआ है और आलू की फसल को नुकसान पहुंचने से उसके दाम अब कम मिलने की संभावना है। तो बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है और ये बारिश अब किसानों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है, क्योंकि खेतों में पानी, फसलों पर ओले जब पड़े तो पूरी फसल बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। तो बेमौसम ये बारिश हो रही है, जिसकी वजह से किसान खासे परेशान है। बारिश के साथ जो बेमौसम बारिश हुई है, उसके साथ जो ओलावृष्टि हुई है, उससे आप देख रहे हैं सारी फसलें गिर गई हैं और 50% फसलों में नुकसान है। और पानी भरा हुआ है, जिसमें जो नीचे गिरी हुई फसल है वो पानी से गल नहीं है। सरसों ओले की वजह से सब झड़ गई है। आप देख रहे हो किसानों का किस तरीके से नुकसान हुआ है बेमौसम की बारिश से। बिल्कुल, इस खबर के साथ फिलहाल हेलो इंडिया में अभी के लिए इतना ही। मुझे और रविश को आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।